नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम छंद का अध्ययन कर रहे थे और हम वर्णिक छंदों के अंतर्गत इससे पूर्व वर्णिक छंदों के अंतर्गत द्रुत विलंबित वंशस्थ छंद का अध्ययन कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवित्त छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवित्त छंद अपना टॉपिक डालें, कवित्त छंद। कवित्त छंद किसे कहते हैं, कितने वर्ण इसमें होते हैं, इसके संबंध में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम छंदों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें अगला छंद कवित्त छंद। इसकी परिभाषा के संबंध में बात करें तो कवित्त छंद एक समवर्णिक छंद है, अर्थात इसमें वर्ण समान होते हैं, समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चार चरणों वाला छंद है, 4 चरण होते हैं तथा कुल 31 वर्ण होते हैं। 4 चरण इसमें होते हैं तथा वर्णों की संख्या है 31। इस छंद में 16 तथा 15 वर्णों पर यति होती है। जो विराम होता है वह 16 तथा 16-15 वर्णों पर, एक पंक्ति में 16 वर्ण, उसके बाद विराम होगा और फिर 15 वर्णों पर, यानी 16 और 15 पर इसमें यति होती है। तथा प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु वर्ण होता है। गुरु होता है अर्थात अविग्रह, अर्थात बड़ा गुरु का मतलब बड़ा वर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा के संबंध में हम चर्चा करें। इसकी परिभाषा को ध्यान से देखें। इस छंद को एक और नाम दिया गया है। इस छंद को जैसे मनहरण या घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। ये इसी छंद के 2 नाम और भी हैं। मनहरण छंद भी कह देते हैं इसको और घनाक्षरी छंद के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके परिभाषा के संबंध में चर्चा की जाए। कवित्त छंद एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा कुल 31 वर्ण होते हैं। इसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है और कुल मिलाकर के 31 वर्ण इसमें होते हैं। इस छंद में 16 तथा 15 पर यति होती है। 16 वर्णों पर तथा 15 वर्णों पर इसमें यति होती है। 4 चरण होते हैं, कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण, जो प्रत्येक चरण है, प्रत्येक पंक्ति है, उसका अंतिम वर्ण गुरु वर्ण होता है, अर्थात बड़ा वर्ण होता है, दीर्घ वर्ण होता है। आगे इस छंद को मनहरण या घनाक्षरी छंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नामों को अच्छी तरह से याद रखेंगे, मनहरण या घनाक्षरी। परीक्षा में जब पूछा जाता है तो कई बार कवित्त छंद के स्थान पर मनहरण छंद की परिभाषा और उदाहरण के सामने पूछ लिया जाता है। तो मनहरण और कवित्त छंद का ही दूसरा नाम है मनहरण या फिर घनाक्षरी छंद। तो ये इसकी परिभाषा है। इसको अपने रजिस्टर में नोट करें, उतारें इसको और समझने का प्रयास करें कि कवित्त छंद एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा कुल 31 वर्ण होते हैं। इस छंद में 16 तथा 15 वर्णों पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु वर्ण होता है। तो इस छंद को मनहरण या फिर घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। अब परिभाषा के बाद
अब इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका उदाहरण लिखते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। सोई चतुरंग संग दल लहियत है। यहां से लिखेंगे सोई चतुरंग अंग दल लहियत है। आगे बंदी जी में बोलत बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण लहियत है। ये इसका उदाहरण है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। सॉरी, एक बार देखते हैं इसको। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। सोई चतुरंग अंग दल लहियत है। बंदी जिमि बोलत विरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। इसके अनुसार इसका स्वर, इसकी लयबद्ध तरीके से इसका गान कर सकते हैं हम। एक बार और देखते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। सोई चतुरंग अंग दल लहियत है। बंदी जिमि बोलत विरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। इस धुन में इसको लयबद्ध तरीके से हम गा सकते हैं। अब इसके वर्णों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 15 वर्ण। कुल मिलाकर के इसमें 31 वर्ण। ऐसे इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 भाई 16 और 15 पर ये 31 वर्ण। इसको हम अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे अच्छी तरह से। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। सोई चतुरंग अंग दल लहियत है। बंदी जिमि बोलत विरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। ये इसका पहला उदाहरण। एक और उदाहरण की बात करें, एक और उदाहरण इसका देखते हैं। इसको उतार ले तुरंत अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। कर्म को मूल तन तन मूल जीव जग। कर्म को मूल तन मूल जीव जग। जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो। जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो। कर्म को मूल तन मूल जीव जग।
जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, कहे पद्माकर जो आनंद को मूल ज्ञान। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल ज्ञान। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल ज्ञान, राजमूल केवल प्रजा को भोन भरी वो। राजमूल केवल प्रजा को भोन भरी वो। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, कहे पद्माकर जो आनंद को मूल ज्ञान, राजमूल केवल प्रजा को भोन भरी वो। तो ये दूसरा उदाहरण इसका जो कविता छंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल मिलाकर के 31 वर्ण। तो ये दो उदाहरण, ये जो दोनों उदाहरण मैंने लिख पाए हैं, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सरयू हिंदी साहित्य की, उसके अंतर्गत ही पाठों में से लिए गए उदाहरण है दोनों, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये हिंदी साहित्य के जो पद्य भाग हैं, एक तो पद्माकर वाला पाठ है उससे लिया गया है, और एक सेनापति के द्वारा लिखित पाठ है ऋतु वर्णन, तो उससे लिया गया है। तो दोनों उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठों से लिए गए हैं, ताकि इनको याद करने में आसानी रहे। तो कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी वो, कहे पद्माकर जो आनंद को मूल ज्ञान, राजमूल केवल प्रजा को भोन भरी हो। ये जो दो उदाहरण हैं इनको अच्छी तरह से याद करें और कंठस्थ याद करें और अपने दर्शन में इनको उतारें और इनको कंठस्थ याद रखें, दोनों उदाहरणों को और इसकी परिभाषा को। ये आज हमने कविता छंद का अध्ययन किया। अब हिंदी साहित्य का जो अंतिम छंद है सवैया छंद, इससे आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।